हाँ जी, तो हमें आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है, मॉड्यूल 11 या 13 आप जो भी कहिए। मैंने आपको बता भी दिया, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो मॉड्यूल 11 कहिए या 13 कहिए, दोनों एक ही बात है। और इसमें हम चैप्टर 3 अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी सब मॉड्यूल 3 एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स, है ना। एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स यानी एयरक्राफ्ट का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिटेल नॉलेज इसमें मिलेगी। इसके पहले जो आप पढ़ रहे थे क्या था, एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन, और उसमें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पर क्या है, पूरा एकदम ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा कि कैसे कैसे एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्यूजलाज से, है ना, कि फ्यूजलाज क्या होता है। तो सबसे पहले मुझे कोई बताएगा कि फ्यूजलाज क्या होता है? रहने दो, इससे टाइम वेस्ट होगा। फ्यूजलाज आप सभी जानते हो। फ्यूजलाज का मतलब होता है वो एरिया जिसमें आपके पैसेंजर्स, केबिन यानी जो आपके क्रू मेंबर्स होते हैं, आपका बैगेज कंपार्टमेंट, कार्गो कंपार्टमेंट, यानी कि ये सारे एरिया जो होते हैं जो आपके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में आपको लगभग दिखते हैं, उसको बोलते हैं फ्यूजलाज। ठीक है, समझ आया सभी को? अब ये जो फ्यूजलाज होता है, ये मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में पढ़ाया है, ये मोस्टली सेमी मोनोकॉक स्ट्रक्चर का बना होता है। यानी इनके में जो फ्यूजलाज यूज होते हैं वो सेमी मोनोकॉक स्ट्रक्चर में यूज़ होते हैं। आप सभी को पता है ये बात, है ना। सेमी मोनोकॉक क्या होता है, पता है कि नहीं है? मैंने पढ़ाया है सेमी मोनोकॉक स्ट्रक्चर। सेमी मोनोकॉक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, यस वेरी गुड, सेमी मोनोकॉक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसमें हम स्किन का यूज़ करते हैं, लॉन्जिरोन्स का यूज़ करते हैं, स्ट्रिंजर्स का यूज़ करते हैं, बल्कहेड्स का यूज़ करते हैं, फॉर्मर्स का यूज़ करते हैं, है ना। इसका फिगर मैं एक बार आपसे दोबारा शेयर कर लेता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएँ, क्योंकि रिकॉल नहीं होगा तो फिर पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए, ठीक है, ये आप लोग देखिए ध्यान से। ये जो था हमारा, ये था सेमी मोनोकॉक स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये जो सेमी मोनोकॉक स्ट्रक्चर था, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैं दिखा दूँ आपको, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये जो लंबा चौड़ा सा गया हुआ, इसे बोलते हैं लॉन्जिरोन। और जो लॉन्जिरोन था, यही हमारा प्राइमरी लोड कैरिंग मेंबर था, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपको लंबा चौड़ा गोल गोल ये मोटा सा दिख रहा है, इसको बोलते थे बल्कहेड, है ना। ये जो पतले पतले सारे दिख रहे हैं, ये सब क्या थे, फ्रेम्स या फॉर्मर्स जिसे हम कहते थे। ये जो आपके पतले पतले आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये उसके नीचे, यानी दो फॉर्मर्स के बीच में, इनको हम स्ट्रिंजर्स बोलते थे। और इसके ऊपर से, यानी कि इन सभी के ऊपर से हमने क्या देखा था, जो स्किन होती है उसे अटैच किया जाता है, ये वाला पार्ट, है ना। ये देख रहे हो, थोड़ा सा इसमें दिखाया, बाकी पूरे में नहीं दिखाया क्योंकि इसमें और अंदर खींचिए। तो ये इसको बोलते हैं स्किन, ठीक है। तो इतनी बात हमको समझ में आ गई। ये स्ट्रक्चर जो था, इसी को बोलते थे सेमी मोनोकॉक स्ट्रक्चर, ठीक है। इतना बात तो सबको क्लियर है। अब देखो, जो सेमी मोनोकॉक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यही आजकल के हर एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसका मैंने रीज़न बताया था, इसका एडवांटेज मैंने बताया था। रीज़न क्या था, इनका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, यानी स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो जो इनका है, जो सेमी मोनोकॉक स्ट्रक्चर होते हैं, इनका बहुत हाई होता है। और हमें यही चाहिए होता है कि कम से कम वेट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाए, हमें यही चाहिए होता है। और सेमी मोनोकॉक हमें परफेक्टली यही चीज़ प्रोवाइड करता है। इसीलिए जो हमारे मॉडर्न एयरक्राफ्ट के फ्यूजलाज हैं, वो क्या है, सेमी मोनोकॉक स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। अब ये जो सेमी मोनोकॉक स्ट्रक्चर है, ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट पर काम करता है, ठीक है, यानी फेल सेफ स्ट्रक्चर पर काम करता है। यानी कि इनके अंदर हम लॉन्जिरोन, बल्कहेड्स, फ्रेम फॉर्मर्स जो मैंने अभी आपको दिखा, इन सब का लगाते क्यों हैं इनको? तो जनरली जो बल्कहेड और फॉर्मर्स हैं, उनका तो यूज़ होता है शेप को मेंटेन करना, कि भाई आपका फ्यूजलाज जैसे ओवल टाइप में बना रहे, जैसे गोल गोल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में बना रहे, उसके लिए यूज़ होता है। लेकिन जो आपके लॉन्जिरोन्स हैं, स्ट्रिंजर्स हैं, या फिर स्किन है ऊपर वाली, ये सब होते हैं लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, है ना। यानी कि जो बहुत सारा लोड लगता है उसको अलग अलग ना थोड़े थोड़े करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो वही वाला हाल है, मैंने पहले भी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं बार बार, और अब भी वही एग्जांपल दूंगा कि अगर आपके पास 10 रुपये हैं और खाने वाले 10 लोग हैं, तो पर एक के हिस्से में कितना आया, एक। लेकिन अगर खाने वाला एक ही है और लोड आपका या रुपया आपके पास 10 ही है, तो पूरा का पूरा 10 रुपया उसका हो गया। इसी तरीके से पहले के जो सेमी मोनोकॉक नहीं थे, जब मोनोकॉक स्ट्रक्चर थे, तो उसमें सिर्फ स्किन जो थी वो प्राइमरी लोड कैरिंग मेंबर थी, तो इस वजह से जो भी लोड लगता था स्किन को लेना पड़ता था। सेमी मोनोकॉक में हमने क्या किया, थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया, लॉन्जिरोन, स्ट्रिंजर्स और फ्रेम्स फॉर्मर्स बढ़ा दिए। तो इससे क्या हुआ, जो लोड था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना। तो लोड डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से किसी भी चीज़ को उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ अब नहीं चाहिए, यानी कि अब किसी को भारी नहीं होना, अब सबको क्या होना है, स्मार्ट होना है। जैसे दो वर्क होता है, एक होता है स्मार्ट स्टडी, एक होता है हार्ड वर्क, है ना। तो हार्ड वर्क का मतलब वो दिन भर पढ़ता रहेगा, फिर भी देखते हो बहुत बार एग्जाम में फेल हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो स्मार्ट स्टडी करते हैं, यानी जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर कर लिया, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उन्हें क्लियर कर लिया, आसानी से पास कर जाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। तो वैसे ही किया गया सेमी मोनोकॉक में, मोनोकॉक के कंपेयर में, है ना। तो लोड को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो हमें क्या है,
स्किन अब मोटी चाहिए नहीं है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, स्किन मोटी नहीं चाहिए यानी स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, तो उसका वेट घट गया और हम आसानी से इसको आजकल मॉडर्न एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सेमी मोनोकॉक की। इसमें क्या है जनरली, अब देखो क्योंकि हम उधर नहीं जा रहे, उसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अब हम पढ़ेंगे इनके शेप को। एक्चुअल में जो हमारे फ्यूजलाज का शेप होता है वो आपने भी देखा होगा, ये लगभग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में होता है। ट्यूबुलर का मतलब क्या होता है, जैसे एक ट्यूब के तरीके का होता है ना, आपका जो सीसी के तरीके का आप कह सकते हो, जैसे आप लोग का शीशा का सीसी होता है ना, आप देखते हो घरों में दवाइयों का यूज़ होता है, वो अगर गोल सीसी आपने कहीं देखी होगी तो लगभग वही शेप होता है हमारे फ्यूजलाज का, लगभग अप्रॉक्सीमेटली वही, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा जो शेप मेंटेन किया जाता है मैंने आपको बता दिया, उसके लिए दो रिस्पॉन्सिबल है, पहला बल्कहेड्स और दूसरा फ्रेम्स या फॉर्मर, जो भी आप कह लो, वो दोनों चीज़ देखिए, फ्रेम या फॉर्मर या फिर बल्कहेड। डिफरेंस है इसमें। एक्चुअल में जो आपके बल्कहेड्स होते हैं ये भी एक तरह के फ्रेम्स ही होते हैं, बट दे आर मोर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जो बल्कहेड्स हैं थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, इनमें मोटे होते हैं और थोड़ा हैवी होते हैं। ठीक है, तो इनको कुछ पार्ट पर लगाया जाता है, पूरे एयरक्राफ्ट में इन्हें नहीं लगाया जाता है। पूरे एयरक्राफ्ट में क्या लगाए जाते हैं, फॉर्मर्स लगाए जाते हैं। ठीक है, और इन फॉर्मर्स और बल्कहेड्स के बीच में क्या लगा होता है, स्ट्रिंजर्स। ठीक है, छोटे छोटे पूरे भरे होते हैं, अभी मैंने आपको फिगर में भी दिखाया है। तो ये जो स्ट्रिंजर्स होते हैं, ये स्ट्रिंजर्स एक्चुअल में क्या करते हैं, और ये आपके बल्कहेड और फ्रेम का क्या काम है, तो शेप को मेंटेन करना। इसके अलावा जो आपके स्ट्रिंजर्स होते हैं उनका काम होता है स्किन को अटैच करना। भाई स्किन जो है आपकी, ऐसा तो है नहीं ऊपर से ढक दिया तो काम चल जाएगा। अगर इतना तेज से एयरक्राफ्ट उड़ता है, अगर सिर्फ ढका होगा तो क्या होगा, स्किन उड़ जाएगी। तो स्किन को अटैच करना पड़ता है, और उसके लिए मैंने आपको बताया था मोस्टली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो क्या है, फास्टनर, रिविट। रिविट का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, अप्रॉक्सीमेटली 80%। ठीक है, 20% में बाकी सब है और 80% सिर्फ रिविट है। तो मैक्सिमम हम रिविटिंग का यूज़ करते हैं। स्ट्रिंजर्स के साथ हम क्या करते हैं, स्किन को ज्वाइंट कर देते हैं ताकि वो फ्यूजलाज से हटे नहीं, उसमें चिपका रहे। ठीक है, फिर कुछ हमारे लोड कैरिंग मेंबर थे, जैसे मैंने बताया था लॉन्जिरोन्स, है ना, प्राइमरी लोड कैरिंग मेंबर। ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल मेंबर है, यानी नोज से लेके टेल तक जाता है पूरा, और जितने भी लॉन्गिट्यूडनल लोड होते हैं सारे के सारे इसी के द्वारा कैरी किए जाते हैं। किसके द्वारा, लॉन्जिरोन्स के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है कि हम लॉन्जिरोन के साथ साथ कुछ ट्रांसवर्स बीम्स का यूज़ करें। जैसे आपका जो लॉन्जिरोन है वो भी क्या, एक बीम है, मोटा सा आपका लोहा होता है, लोहा या फिर स्टील का होता है, उस पर हम लोड कैरी करते हैं। उसी के तरह का कुछ और 2-4 हम बीम्स यूज़ करते हैं, जैसे ट्रांसवर्स बीम कहते हैं, उनको हम थोड़ा तिरछा करके यूज़ करते हैं, इसलिए उसे ट्रांसवर्स बोला जाता है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स बीम जो है उसको हम यूज़ अगर करते हैं, वैसे नहीं भी करते हैं, पर अगर किए हैं तो उसका रीज़न होता है कि हम एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जैसे बड़े एयरक्राफ्ट हो गए, उनको ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, तो उसके लिए हम थोड़ा लॉन्जिरोन की संख्या बढ़ाने के लिए ट्रांसवर्स बीम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये किस लिए यूज़ होते हैं, ताकि आपके जो फ्यूजलाज हैं उनके स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। ठीक है, क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है इतना। अब देखो, हम एयरक्राफ्ट में जानते हैं बहुत सारी जगह पर कट्स होते हैं, कट आउट होते हैं। कट आउट का मतलब जैसे आपका डोर हो गया, तो वहाँ के काट के निकाला जाता है ना, उतना डोर हो गया, आपके विंडोज़ हो गए, है ना, जब जहाँ पर पायलट बैठता है यानी जो केबिन होता है उसके सामने आप देखते हैं विंडशील्ड होते हैं, है ना, इमरजेंसी एग्जिट्स होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंस्पेक्शन पैनल होते हैं। तो ये सारी जगह जो हैं, आप खुद सोचो, एक चीज़ है आपकी, अगर उसमें से थोड़ा सा काट के निकाल दोगे तो वो जगह कमज़ोर हो जाएगा, जहाँ से कट के निकला है वो जगह क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ कहीं से भी कटआउट निकाले जाएँ, जैसे डोर्स, विंडोज़ या फिर विंडशील्ड या फिर कोई इमरजेंसी एग्जिट या फिर कुछ भी, है ना, अगर कहीं से कटआउट निकाला गया है यानी फ्यूजलाज में से कुछ काट के बाहर निकाला गया है, तो हमारी ये जिम्मेदारी है, और ऐसा मैन्युफैक्चरर करते भी हैं कि उसे री इन्फोर्स करते हैं। ठीक है, री इन्फोर्स का मतलब होता है उसे और मजबूत बनाते हैं, है ना, क्योंकि उतना मजबूत नहीं रह जाता, तो उसके लिए वहाँ पर एक्स्ट्रा मेटल वेटल लगा के उसको डबलर वबलर का यूज़ करके, डबलर्स क्या होते हैं, एक्चुअल में एक्स्ट्रा मेटल होते हैं जिनको हम कटआउट के जगह पर लगाते हैं ताकि वो ज़्यादा स्ट्रेंथ पा सकें। ठीक है, तो जितने भी कटआउट हैं, जैसे आपके विंडोज़, डोर्स, इमरजेंसी एग्जिट, यहाँ पर क्या होगा, अगर आप देखोगे आपका स्ट्रक्चर यानी स्किन हटा करके देखोगे तो देखोगे कि आप वहाँ पर ज़्यादा मेटल का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो जगह ऑलरेडी कमज़ोर है, तो हम उसे क्या करते हैं, ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को, इसमें तो कोई किसी को परेशानी नहीं है नहीं है। ठीक है, तो वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये आपको समझ में आया फ्यूजलाज क्या होता है, उसका शेप कैसा होता है, उसमें कौन कौन से मेंबर यूज़ होते हैं। हालांकि ये पढ़ चुके हैं हम, इसमें कुछ ही चीज़ हमने नहीं पढ़ी है, जैसे स्किन किससे अटैच होता है, शेप क्या होता है, तो ट्यूबुलर होता है, आप जानते रहिए। अब हम बात करेंगे प्रेशराइजेशन सीलिंग की। देखो मैंने आपको बताया था कि प्रेशराइजेशन होता क्या है ना, तो फिर से एक बार सुन लो। प्रेशराइजेशन एक्चुअली में हम करते हैं जब एयरक्राफ्ट 8000-10,000 फीट के ऊपर उड़ते हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इसलिए हम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन डालते हैं अपने फ्यूजलाज के अंदर, एक्स्ट्रा एयर डालते हैं अपने फ्यूजलाज के अंदर, ताकि जो प्रेशर है वो ऊपर भी मेंटेन किया जा सके अर्थ वाले लेवल का।
उसी को बोलते हैं प्रेशराइजेशन। बस सिंपल सा मीनिंग है प्रेशराइजेशन का। तो मैंने बताया था कि प्रेशराइजेशन मतलब हवा को आपको अंदर रखना है, तो उसमें किसी तरह का छेद नहीं होना चाहिए। अगर होल होगा तो क्या होगा, हवा लीक कर जाएगी। हवा तो हवा है भाई, गैस है, वो लीक कर जाएगी। तो इसलिए जितने भी पार्ट में एयरक्राफ्ट के हमें प्रेशराइजेशन करना होता है उन पार्ट में सीलिंग लगाई जाती है। सीलिंग का मतलब उसे सील किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप कभी डिब्बा उब्बा लेके कहीं जाते हो, ट्रेवल करते हो, तो क्या करते हो आप, देसी तरीका आपको बता रहा हूँ, तो आप क्या करते हो, उसमें एक पॉलीथीन लगा के उसके ढक्कन को अच्छे से बंद कर देते हो ताकि वो गिरे ना। सभी ने किया होगा, 100% सब किए होंगे, है ना। तो वो क्या है, एक्चुअल में आप सील करते हो उसे ताकि वो लीक ना हो। तो इसी तरह से एक्चुअल इन्वायरमेंट में, एक्चुअल एयरक्राफ्ट में भी सीलिंग की जाती है। हालांकि वहाँ पॉलीथीन यूज़ नहीं होता है, वहाँ अच्छे सीलेंट्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी सीलिंग की जाती है ताकि जो एयर है जो हम उसके अंदर प्रेशराइजेशन कर रहे हैं वो निकले ना, ठीक है, वो उसके अंदर इनक्लोज रहे, है ना। जब इनक्लोज रहेगा तभी ना प्रेशर इंक्रीज करेगा, इनक्लोज नहीं रहेगा तो प्रेशर नहीं इंक्रीज करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपके सबके घर में क्या होगा, प्रेशर कुकर है, सबके घर में होगा। कुकर हो ही नहीं सकता कि ना हो। उसकी जो ऊपर वाली सीटी होती है वो निकाल दो तो उसके अंदर कभी प्रेशर बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, होल है। जैसे ही सीटी आप ऊपर रखते हो फिर प्रेशर बनने लग जाता है। तो ऐसे ही आपका एयरक्राफ्ट का वो कुकर जो है, समझ लो कि एयरक्राफ्ट का फ्यूजलाज है। जितने पार्ट को हमें क्या करना है, प्रेशराइज करना है, उतने को सील करना पड़ेगा ताकि उसके अंदर प्रेशर डेवलप हो सके। ठीक है, क्लियर है इतना, सभी को समझ में आ रहा है। अब देखो, ये जो सीलिंग की जाती है इसका रीज़न ही यही है करने का, ताकि जो गैसेज हैं, जो एयरक्राफ्ट के अंदर हमने एयर भेजा है या कोई लिक्विड है, वो क्या करे, लीक ना होने पाए, है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट में सील का यूज़ करते हैं। इसके अलावा कौन कौन से एरिया को, मतलब ऐसा नहीं कि पूरे एयरक्राफ्ट में जितना एरिया है सबके सबको पूरा प्रेशराइज करते हैं, नहीं। वो एरिया प्रेशराइज किए जाते हैं जहाँ पर पैसेंजर्स बैठते हैं, जहाँ पर केबिन क्रू मेंबर्स होते हैं, पायलट को पायलट वगैरह होते हैं, यानी कॉकपिट जिसे आप कहते हो, वो वाला स्थान हो गया। इसके अलावा पैसेंजर्स की यूज़ करने वाले जितने भी कंपार्टमेंट हैं वो, प्लस बैगेज कंपार्टमेंट, यानी जहाँ कहीं भी आपका सामान रखा जाता है। जैसे क्या है, एयरक्राफ्ट में आप सामान हाथ में लेके नहीं बैठते ना, जैसे बस में बैठ जाते हो, ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए कंपार्टमेंट होता है जहाँ आपका सामान रखा जाता है, उसे बोलते हैं बैगेज कंपार्टमेंट, ठीक है। तो बैगेज कंपार्टमेंट प्लस जहाँ कहीं भी इंसान रहता है या कोई भी जगह यूज़ करता है, इतना मिला करके पूरे एरिया को प्रेशराइज किया जाता है, ठीक है। क्यों प्रेशराइज किया जाता है? ताकि इंसान अच्छे से सांस ले सके, उसे बोलते हैं प्रेशराइजेशन, ठीक है। और आपका प्रेशर लीक ना करे, यानी आपका प्रेशर अच्छे तरीके से डेवलप करे, इसके लिए हम क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट में सील का यूज़ करते हैं। यानी उनके जितने भी जॉइंट्स होंगे, जहाँ पर खुले जगह होंगे, ये सारी जगहों को हम क्या करते हैं, सील कर देते हैं। समझ में आया सभी को? उसे क्या करते हैं, सीलिंग करते हैं। अब देखो, ये जो सीलिंग वगैरह होती है, ये एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का काम नहीं है, मतलब हमारा और आपका काम नहीं है कि उसे सील करना। एक्चुअल में जब एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है, यानी जब एयरक्राफ्ट को बनाया जाता है, उसी टाइम पर मैन्युफैक्चरर ही इसको सीलिंग करके देता है, यानी एयरक्राफ्ट के जॉइंट्स को सील करके देता है। लेकिन क्योंकि भाई एयरक्राफ्ट क्या होता है, आपके इन्वायरमेंट में, आपके एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूसली उड़ता है, तो कुछ दिन के बाद हो सकता है कहीं का सील डैमेज हो जाए, प्रेशराइजेशन नहीं बन रहा है, ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो हमको उसे ठीक करना होता है, हमें उसे क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है। तो इसलिए हमें ये पढ़ने की ज़रूरत है ना। लेकिन बहुत लोगों के सवाल में आएगा ना कि इसमें तो लिखा हुआ है सर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे बन जाता है, तो हमें क्या ज़रूरत है पढ़ने की? हमें यही ज़रूरत है, क्योंकि टाइम टू टाइम अगर उसमें मेंटेनेंस होगा तो हो सकता है हमें सीलिंग निकालनी पड़े, फिर लगानी पड़े, हो सकता है कहीं पर सीलिंग डैमेज हो जाए तो उसे नया लगाना हो। ये सारे काम के तो क्या होता है, एक टेक्नीशियन का, एक इंजीनियर का काम होता है, ठीक है। अब देखो, सीलिंग भी डिफरेंट टाइप की होती है, बहुत तरीके की सीलिंग है ना। जैसे मान लो कहीं छोटा सील करना है, मतलब कुछ छोटी सी चीज़ सील करनी है, या इतना इंपॉर्टेंट जगह नहीं है सील करने के लिए, तो वहाँ आप कोई नॉर्मल सा सीलिंग भी यूज़ कर लोगे। लेकिन जहाँ पैसेंजर बैठते हैं, जहाँ पे आपका केबिन क्रू है, आपके पायलट को पायलट हैं, तो वहाँ पर अच्छी सीलेंट का यूज़ होना चाहिए। तो इसलिए जो भी सील आप यूज़ करते हो वो 2-4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे कि कौन सा लोकेशन है, मैंने आपको बता ही दिया कि किस जगह पर आप वो सील कर रहे हो, ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा यूज़ करोगे। दूसरा, उस सील को यूज़ करने का क्या इफेक्ट होगा, है ना। मान लो बहुत अच्छा सील है ना, पैसेंजर कंपार्टमेंट में लगा दिया, लेकिन वो टॉक्सिक है। टॉक्सिक मतलब उससे कुछ गैसेज निकलती हैं जो जहरीली हैं, तो उसको आप कभी यूज़ करोगे पैसेंजर में, पैसेंजर केबिन में? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे भैया जिसको बचाने के लिए लगा रहे हो उसी को नुकसान है, तो किस मतलब का उसका लगाना, है ना। तो इसलिए ऐसे जो इफेक्ट है, यानी पहला तो हो गया लोकेशन, मतलब कहाँ पर लगाओगे। दूसरा, उसका इफेक्ट क्या होने वाला है,
और तीसरा वहाँ पर टेम्परेचर कैसा रहेगा, है ना। ये सारी चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं है कि ये डिटेल आपको सोचना है, ये सारी डिटेल्स आपको मेंटेनेंस मैनुअल में मिलेंगी, ठीक है। मेंटेनेंस मैनुअल में ये सब चीज़ें लिखी होंगी, कौन सी जगह पर कौन सा सील लगेगा, वहाँ का टेम्परेचर कितना रहेगा, और भी चीज़ें जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है आपको मेंटेनेंस मैनुअल में मिलेगा, है ना। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी एरिया होते हैं जिनको हमें प्रेशराइज तो नहीं करना होता है, लेकिन वहाँ पर सीलिंग की जाती है ना। जैसे बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे विंग्स, है ना। एयरक्राफ्ट के जो आजकल के मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं, आप जानते हैं जो फ्यूल होता है एयरक्राफ्ट का, उनके विंग्स में भरा जाता है, ठीक है। तो विंग्स में तो प्रेशराइजेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ तो फ्यूल है, लेकिन फ्यूल भी क्या है, लिक्विड है ना, तो वो भी क्या होगा, इधर उधर से ज्वाइंट होगा, कहीं खुला होगा तो क्या हो जाएगा, वो बाहर निकलने लग जाएगा, स्पिल हो जाएगा, यानी कि वो टपकने लगेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो विंग्स के अंदर एम्प्टी स्पेस है, जो खाली स्थान होता है, जो खाली जगह होता है, उसको हम सील कर देते हैं। सील करने का मतलब उसमें लीकेज ना रहे, और उसके बाद वहाँ पर फ्यूल भर के उसका यूटिलाइज करते हैं। विंग्स में भी भरा जाता है, और जो फ्यूजलाज का बेली होता है ना, नीचे वाला, सबसे नीचे वाला हिस्सा जो आपके विंग्स के आसपास का होता है, उसमें भी हम कभी कभार या बहुत सारे टाइम पर वहाँ पर भी हम फ्यूल का भरा करते हैं, मतलब फ्यूल को वहाँ भी यूज़ करते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर फ्यूल कंटेन करना होता है, इसलिए इनको सील किया जाता है, पहला। दूसरा, बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं, जैसे इन्वायरमेंट का एयर अगर अंदर चला आए आपके एयरक्राफ्ट के, तो क्या करेगा, कोरोजन कॉज करेगा, क्योंकि उसमें मॉइस्चर होता है। हो सकता है अगर कहीं एक जगह से वो सिर्फ आ रहा है तो वो आपके एयरक्राफ्ट को डिसबैलेंस कर सकता है ना, क्योंकि एयरक्राफ्ट में एक जगह से फोर्स लगने जाए तो क्या होगा, एयरक्राफ्ट डिसबैलेंस होगा ना। तो इसलिए भी सीलिंग की जाती है, मतलब जो एक्स्ट्रा सर्फेसेस होते हैं एयरक्राफ्ट के, उनको भी सील किया जाता है ताकि वहाँ पर कोरोजन ना हो, पहला यानी कोरोजन प्रोटेक्शन के लिए, और दूसरा एरोडायनेमिक इफेक्ट को कम करने के लिए, है ना। क्योंकि आप खुद देखो, मान लो आप एक अपना हाथ ही ऐसे कर रहे हो, है ना, यहाँ से बहुत तेज हवा आ रही है, अब पता चले यहाँ से कुछ सील है, ऐसे कर दो आप हाथ को, तो आप देखोगे फोर्स अजीब तरीके का लगेगा। यानी अगर कहीं पे कोई प्लेस खुला रहेगा, वहाँ से हवा अंदर जाएगी, तो एयरक्राफ्ट तो बहुत तेज़ी से उड़ता है ना, तो वो हवा भी क्या करेगा, एक्स्ट्रा प्रेशर या एक्स्ट्रा फोर्स क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सीलिंग का यूज़ करते हैं, ताकि कोरोजन या फिर एरोडायनेमिक इफेक्ट को कम किया जा सके, ठीक है। इतना समझ में आया सभी को, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? जितना मैंने बताया अभी तो ये नॉर्मल चीज़ें थी, पर इजीली अगर अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ये भी हमने पढ़ा है, लेकिन अब थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे अटैचमेंट्स की, ठीक है। यानी अटैचमेंट क्या होता है। अटैचमेंट का मतलब होता है जहाँ पर कुछ चीज़ का जुड़ाव होता है, जैसे विंग्स से फ्यूजलाज जोड़ना है, फ्यूजलाज से वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स जोड़ने हैं, या फिर आपके विंग्स के पीछे आपने देखा होगा एलेरॉन, फ्लैप, स्पॉइलर और सारी चीज़ें लगी थी हैं। तो इन सारी चीज़ों को अटैच करने के लिए, इनको जोड़ने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं अटैचमेंट, ठीक है। यानी जिन चीज़ों का हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं अटैचमेंट, ठीक है। यानी अटैचमेंट का यूज़ किया जाता है। अब देखो, सबसे पहला जो अटैचमेंट हम पढ़ेंगे वो है विंग्स का, यानी हम विंग्स को कैसे अटैच करते हैं। तो जनरली क्या हर जगह ही देखे होगे, जो विंग्स होते हैं फ्यूजलाज से अटैच होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है वो कहाँ पे अटैच है। बहुत सारी जगहों पर ये विंग फ्यूजलाज के नीचे वाले हिस्से में होते हैं, बहुत सारी जगह पर ये फ्यूजलाज के ऊपर भी होते हैं, है ना, और भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं। पर जनरल एयरक्राफ्ट में या तो ये विंग्स के ऊपर होते हैं, यानी हाई विंग उसे कहते हैं, और या फिर ये फ्यूजलाज के नीचे होते हैं, तो उसे बोलते हैं लो विंग, ठीक है। वैसे जनरल मॉडर्न एयरक्राफ्ट जितने भी आप देखोगे ना, उसमें लो विंग ही मिलता है ना, लो विंग यानी आपके फ्यूजलाज के नीचे। लेकिन आपको कुछ एयरक्राफ्ट ऐसे भी मिलेंगे, जैसे आपके कॉलेज में सेस्ना है, तो वो सेस्ना भी देखेंगे उसका हाई विंग है ना, और शायद ये लियरजेट का लो विंग है, हाँ लियरजेट का लो विंग है ना। तो ये आपको दोनों एग्जाम्पल आपको यहीं पे मिल जाएंगे, आपके कॉलेज में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो लो विंग और हाई विंग जनरली यूज़ किए जाते हैं आपके एयरक्राफ्ट में। इनको ज्वाइंट करने के लिए हम लग्स का यूज़ करते हैं। लग मैंने आपको दिखाया था, एक बार आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, है ना, फिगर है मेरे पास। ये देखो, लग दिख रहा है। तो मान लो कि जैसे मान लो ये फ्यूजलाज का सेक्शन है ना, और ये क्या है आपके विंग का सेक्शन है। अब हम करते क्या हैं एक्चुअल में कि ये जो आपके ज्वाइंट होते हैं ना, ये जो ज्वाइंट्स होते हैं, ये ज्वाइंट जो है आपके यहाँ पर, ये फ्यूजलाज मान लो है, ठीक है, और ये क्या है आपका विंग है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जो फ्यूजलाज के लोड कैरिंग मेंबर है, जैसे कि लॉन्जिरोन्स होते हैं ना, जो लंबे लंबे आपको मैंने दिखाया था, वहाँ से ये अटैच होते हैं। और विंग्स के इसी तरह से, जैसे फ्यूजलाज में प्राइमरी लोड कैरिंग मेंबर क्या था, लॉन्जिरोन, उसी तरह से विंग्स में होते हैं स्पार्स, तो ये स्पार से अटैच होते हैं। अब हम करते क्या हैं, इन दोनों को एक साथ अटैच कर देते हैं,
ठीक है, आपको दिख रहा होगा जैसे कि फिगर में आप देख रहे हो, ये मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखो ये वाला पार्ट जो है इसके बीच में चला जाएगा, है ना, यहाँ पर आकर के क्या होगा, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा और फिर हम इसको एक स्पेशल फास्टनर लगाकर क्या करेंगे, अटैच कर देंगे। इस पार्ट को बोलते हैं क्या, लग्स, है ना। तो इस मेथड से हम विंग्स को ज्वाइन करते हैं। समझ में आया सभी को, विंग्स को हम कैसे ज्वाइन करते हैं, तो विंग्स को हम ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ लग्स, ठीक है। इसी तरह से अपोजिट साइड में जैसे एक विंग को ज्वाइन किया उसी तरह से दूसरे विंग्स को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर इसके ऊपर से फेयरिंग वगैरह लगा देते हैं, इसलिए हमें बाहर से देखने में ऐसा नहीं लगता कि ज्वाइंट है ना। फेयरिंग्स वगैरह लगाते हैं। फेयरिंग किस लिए लगाया जाता है, इंटरफेरेंस ड्रैग को कम करने के लिए, है ना, वो आप एरोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे, ठीक है। फिर आपका आता है स्टेबलाइजर्स, है ना। तो स्टेबलाइजर्स क्या क्या है, जैसे हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, वर्टिकल स्टेबलाइजर्स, ये क्या है, ये सब स्टेबलाइजर्स हैं। तो देखो जो भी स्टेबलाइजर्स होते हैं वो सिमिलर टू विंग होते हैं, मतलब विंग की ही तरह होते हैं, बस छोटे होते हैं, बस डिफरेंस इतना है। तो करते क्या है हम, जैसे आप विंग्स को ज्वाइन करते हो ऐसे ही सेम टू सेम हम स्टेबलाइजर्स को भी ज्वाइन करते हैं, है ना। आपके फ्यूजलाज के साथ वहाँ पर लग्स निकले होते हैं, उन लग्स में हम उनको एक दूसरे को डाल के उसमें क्या करते हैं, फास्टनर कस देते हैं या नट बोल्ट, जो भी आप लगाते हो, जिस टाइप का फास्टनर आप यूज़ करते हैं उस टाइप का यूज़ करते हैं। वॉइस नहीं आ रही, अब क्लियर है, आवाज़ आ रही है सभी को? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ। स्टेबलाइजर्स जो थे, इन स्टेबलाइजर्स को विंग की तरह ही डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, एकदम विंग की तरह होते हैं, सेम टू सेम, ठीक है। अब ये पूरी तरह से विंग की तरह होते हैं और आपका जो फ्यूजलाज है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो इसमें भी लग्स का यूज़ होता है। जैसे अभी मैंने फिगर दिखाया आपको लग्स का, उसी तरह से दो लग्स को यूज़ करके हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर को भी जोड़ते हैं। समझ में आए आप? ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि जो आपके वर्टिकल स्टेबलाइजर्स हैं, जैसे जनरली आप देखते हो कि जो वर्टिकल स्टेबलाइजर्स हैं आपके वो फ्यूजलाज से अटैच होते हैं और हॉरिजॉन्टल भी फ्यूजलाज से अटैच होते हैं। लेकिन कुछ एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जिसमें टी टेल होता है ना। जैसे मैं आपको एक फिगर शेयर कर रहा हूँ, C-17 ग्लोब मास्टर, जो इस समय इंडिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट है ना। ये देखो, इसमें आप देखोगे कि जो आपका स्टेबलाइजर है ना, वर्टिकल वाला स्टेबलाइजर, ये देखो ध्यान से दिख रहा होगा, ये कहाँ लगा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर वर्टिकल स्टेबलाइजर में ही जुड़ा हुआ है। तो अगर ऐसा केस है तब आप कहोगे कि इसमें क्या है, आपके फ्यूजलाज में अटैच नहीं है, तो इसमें भी हम वैसे ही अटैच करते हैं जैसे आपके लग्स के हिसाब से इसमें भी अटैच किया जाता है आपके वर्टिकल स्टेबलाइजर में, है ना। लेकिन ये फ्यूजलाज से अटैच नहीं है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन केस है, ठीक है। अगर ऐसे एयरक्राफ्ट हैं तो आपका जो वर्टिकल स्टेबलाइजर है वो ऊपर लगता है और इसे टी टेल बोला जाता है, ठीक है।